हेलो एवरीवन। आप मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम है। आज हम मैफा की थर्ड यूनिट पढ़ेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आप आर से इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको ये चैनल जो सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि मैं इस पर ओनली R2 से रिलेटेड ही कंटेंट डालता हूँ और उसके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं वही टॉपिक समझाता हूँ ताकि अपन R2 के एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सके। ठीक है। और मैंने भी R2 से ही ग्रेजुएशन की है तो मुझे पता है कि R2 के एग्ज़ाम में क्या इंपॉर्टेंट और क्या नहीं है। ठीक है, तो आज की अपन यूनिट स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस। तो देखो, सबसे पहले इसके टॉपिक्स है जो हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, लीस्ट कॉस्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, 8 सेकेंड्स, कॉस्ट कॉन्सेप्ट में आ गया अपना एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, संक कॉस्ट, कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट कर्व, कॉस्ट एंड आउटपुट डिसीजन, कॉस्ट एस्टिमेशन। वैसे ये जो चैप्टर है वो 2 नंबर के मार्क्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो कॉस्ट है जैसे फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन सब के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स में R2 के पेपर में। ठीक है, अब आता है अपन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, देखो बेसिकली एक प्रोसेस है टू कन्वर्टिंग द इनपुट इनटू आउटपुट इज टर्म एज ए प्रोडक्शन। मतलब अगर अपन ने कुछ इनपुट लिया उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया तो उसको अपन प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, हाउएवर दिस डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन इज लिमिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ओनली। ठीक है, इसके बाद द प्रोडक्शन प्रोसेस कैन आल्सो टेक प्लेस इन डिफरेंट सेक्टर्स अदर देन मैन्युफैक्चरिंग। मतलब इनका कहने का मतलब है कि अगर जो प्रोडक्शन है ये ओनली मैन्युफैक्चरिंग पोस्ट के लिए ही लिमिटेड नहीं है, इसको इस प्रोसेस को अपन दूसरे सेक्टर्स के लिए की मैन्युफैक्चरिंग में भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ ए सेल पर्सन कन्वेंस ए कस्टमर टू परचेज हिज हर प्रोडक्ट। ठीक है, दिस एक्टिविटी इज आल्सो टर्म एज ए प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब इनका कहने का मतलब है कि आप कोई सेल्समैन है, वो आपको उनके प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्वेंस करता है, तो ये भी एक तरह का प्रोडक्शन ही हो गया। ठीक है, सिमिलर द एक्ट ऑफ सेलिंग ए फ्लैट बाय ए प्रॉपर्टी डीलर इज ऑल्सो कंसिडर एज ए प्रोडक्शन। मतलब मान लो कोई प्रॉपर्टी डीलर है, उसने आपको फ्लैट खरीदने के लिए कन्वेंस कर लिया, तो वो भी एक तरह का उसका प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, मतलब इनका कहने का मतलब है कि प्रोडक्शन ओनली ये नहीं है कि अपन कोई इनपुट लिया उससे कोई प्रोडक्ट बना दिया, इसको अपन प्रोडक्शन नहीं बोलेंगे। प्रोडक्शन मतलब कि आप अपने काम को बढ़ा रहे हो, जैसे कोई सेल्स पर्सन है वो आपको कन्वेंस कर रहा है उसका प्रोडक्ट लेने के लिए, तो वो भी एक तरह से क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया उसके काम का। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोडक्शन आल्सो डील्स विद द ट्रांसफरिंग ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, उसके बाद आता है सम ऑफ द पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन गिव बाय द डिफरेंट इकोनॉमिस्ट एज द फॉलो। मतलब इन्होंने बोला है कि जो अपना प्रोडक्शन है उसको अलग अलग ऑथर्स है ना, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझाया है। जैसे पहला है अकॉर्डिंग टू जेम्स बेट्स एंड JK पारिकृष्णन है, तो उन्होंने बोला कि प्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफरिंग फिजिकल इनपुट या रिसोर्सेज इनटू ए आउटपुट यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट विच विल सेटिस्फाई द प्रोडक्ट्स नीड ऑफ द सोसाइटी। मतलब इनका कहने का मतलब है कि प्रोडक्शन को अपन डिफाइन कर सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो इनपुट मतलब कोई रिसोर्सेज को कन्वर्ट करता है किसी प्रोडक्ट में या आउटपुट में, और वो क्या करे अपनी सोसाइटी की नीड को फुलफिल कर सके, उसको ही अपन प्रोडक्शन बोलते हैं किसी चीज़ का। ठीक है, उसके बाद दूसरे ऑथर आ गए अपने जेम्स हिक्स ने क्या बोला कि प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी वेयर फिजिकल और मेंटल विच इज डायरेक्टेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द अदर पीपल्स वांट्स थ्रू एक्सचेंज। मतलब इन्होंने बोला कि क्या होता है कि ये एक एक्टिविटी होती है फिजिकल और मेंटल, जिसमें क्या मेंटली क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अपन अपने प्रोडक्ट के या फिर कोई सर्विसेज के थ्रू किसी और की जो नीड्स है या उसको सेटिस्फाई कर दे, तो वही एक तरह का वो प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, अभी बोला प्रोडक्शन हैज गेन्ड ए ब्रॉडर मीनिंग इन इकोनॉमी। ठीक है, इन इकोनॉमिक टर्म्स प्रोडक्शन इज ए आर्ट ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू ऑफ यूटिलिटी दैट कैन सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब इन्होंने बोला कि प्रोडक्शन क्या होता है कि एक एक्टिविटी होती है जिसमें अपन क्या करते हैं कि जो कोई पर्सन है, मतलब एक सिंगल पर्सन है, उसकी जो उसको अपन क्या करते हैं, सेटिस्फाई कर दे उस चीज़ से, तो वो उस चीज़ का प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन ए नंबर ऑफ इनपुट्स।
ठीक है, ये तो पता है कि अगर कोई अपन इनपुट लेंगे उससे अपन प्रोडक्शन है वो अपना डिपेंड करेगा। सच एज द रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, टाइम हो गया। मतलब ये तो पता है ना कि प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करेगा। पहला तो अपने पास इनपुट होना चाहिए, मतलब अपने पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। उसके बाद अपने पास एक बिल्डिंग होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स होनी चाहिए, लेबर्स होनी चाहिए, क्या अपने पास अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, एक कैपिटल मतलब हो गया अपनी जो मशीनरी आती है उसको बोलते हैं अपन कैपिटल। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे प्रोडक्शन डिपेंड करेगा, है ना। दीज इनपुट आर आल्सो नोन एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इसको ये फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के लिए। मतलब अगर तुम जनरल में भी देखो, जनरली भी देखो कि अपन को कोई चीज़ बनानी है तो अपन को किस किस चीज़ की नीड पड़ेगी, वही उसके फैक्टर्स हो गया, या फिर उस पर डिपेंड करेगा अपना प्रोडक्शन। जैसे लेबर हो गया, कोई अपनी बिल्डिंग हो गई, कैपिटल यानी मशीनरी अपने पास कैसी आ गई, टेक्नोलॉजी कैसी है, कितने लेबर्स अपने पास, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन की थ्योरी क्या है? एज पर फिगरसन, मतलब ये भी एक ऑथर है, उन्होंने क्या बोला, तो देखो, द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ हाउ द प्रोड्यूस गिवन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कंबाइन वेरियस इनपुट टू प्रोड्यूस a different amount of output in the economically efficient manner। मतलब बेसिकली इन ऑथर ने क्या बोला कि प्रोडक्शन क्या एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि अपन कैसे प्रोड्यूस करें किसी भी इनपुट को एक अच्छे आउटपुट में, जो क्या करें इसमें एक एफिशिएंट मैनर में, मतलब इकोनॉमिकली एफिशिएंट, मतलब कि वो सस्ते में अपन उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो होता है प्रोडक्शन। देन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड द फॉलोइंग टॉपिक्स। पहला है प्रोडक्शन फंक्शंस। तो है प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट ए रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई, मतलब दो वेरिएबल है उसके बीच में प्रोडक्शन फंक्शन एक अपन को रिलेशन देता है। तो अपन ने दो वेरिएबल मान लिए, एक तो वेरिएबल अपना एक्स, एक वेरिएबल है वाई, आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे पर पढ़ते हैं। इन सच ए मैनर डेट ए चेंज इन वन वेरिएबल ब्रिंग ए चेंज इन द अदर वेरिएबल, मतलब इनका कहने का मतलब है कि अगर मान लो कोई एक वेरिएबल में चेंज आ गया तो दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आना चाहिए। तो देखो, द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कैन बी शोन विथ द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, मतलब अपन फॉर्मूला से बताते हैं कि दोनों में जो दोनों वेरिएबल है उनमें क्या रिलेशन होता है। तो देखो, इन्होंने बोला कि वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब वाई अपना एक वेरिएबल हो गया, दूसरा एफ तो अपना फंक्शन हो गया, और एक्स दूसरी क्वांटिटी हो गया। तो देखो, इन द गिवन फॉर्मूला द वैल्यू ऑफ वाई कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब अपन वाई को एक्स के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना रिलेशन हो गया दो वेरिएबल के बीच में। ओके, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। उसके बाद अकॉर्डिंग टू चितोविस्की ने क्या बोला, तो देखो, इनके अकॉर्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ ए फर्म इज द फंक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या बोला कि प्रोडक्शन एक फर्म होती है जिसमें क्या होता है फंक्शंस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन की, जो प्रोडक्शन के जो फंक्शंस होते हैं ना उनके बारे में, है ना। इफ़ इट इज़ द प्रिसिस्टेड मैथमेटिकली, मतलब इसको अपन है ना प्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली, इट इज़ द कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। मतलब अपन जो अगर मान लो अपन जो प्रोडक्शन को अगर अपन मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें ना तो उसको अपन बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब इसने बताया कि द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट आउटपुट इट्स रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टेबल और ग्राफ और इक्वेशंस। मतलब अपने जो इनपुट और आउटपुट है, मतलब कोई रॉ मटेरियल है उसको अपन ने किसी अच्छे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको अपन ने ना ग्राफ के थ्रू और जो अपने जो टेबल है उनके फॉर्मेट में और इक्वेशन के फॉर्मेट पर अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंट इन द क्वांटिटेटिव फॉर्म, मतलब अपन क्वांटिटेटिव फॉर्म बता सकते हैं। द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्यू इज यूजुअली एक्सपेक्टेड एज, मतलब जो क्यू है वो अपना लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, मतलब अपने क्या बोला कि जो प्रोडक्शन है वो हो गया। उसके बाद अपन ने एक रिलेशन दिया कि एफ ऑफ एक्स एल बी एल के एम टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सारे क्या हो गया फैक्टर्स हो गए जो उस चीज़ को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एल बी क्या हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, पता है कि लैंड होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए अगर अपन को प्रोडक्शन करना है तो। उसके बाद एल हो गया लेबर भी चाहिए अपन को। ठीक है, के हो गया कैपिटल, मैंने बताया था कैपिटल क्या था अपने पास जो मशीनरी होती है। ठीक है, एम हो गया रॉ मटेरियल चाहिए अपने को। ठीक है, टी टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए अपने को, रॉ मटेरियल बनाने होना होता है तो, और टी टाइम भी चाहिए होता है कि कितने टाइम में अपन को उसको मैन्युफैक्चर करना चाहिए। तो ये सारे क्या हो गए फैक्टर्स हो गए जो अपने प्रोडक्शन को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, हाउएवर द प्रोडक्शन फंक्शन हैज रिड्यूस्ड टू कैपिटल एंड लेबर सो दैट इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड एट टू वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन कैन एक्सप्रेस एज द फॉलो। अब इन्होंने बोला कि कोई प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें अपन रिड्यूस कर दे कैपिटल और लेबर को तो अपन उसको और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई फंक्शन दे दिया क्यू इक्वल्स टू एफ ऑफ एल के, तो मतलब इन्होंने बोला कि अपन दो फंक्शन ले रहे हैं लेबर और कैपिटल को। ठीक है, द अदर हैंड इन्होंने दूसरे हैंड बोला है अदर हैंड द एक्सक्लूड फ्रॉम द प्रोडक्शन फंक्शन ड्यू टू द वेरियस रीजन।
है ना, मतलब इन्होंने बोला कि एक्सक्लूड कर देंगे, कुछ रीजंस होते हैं उनके ऊपर उसके ऊपर, ठीक है। अब होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, हाँ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। इसका अपन ने लॉ दिया, जैसे लॉ ऑफ डिमांड आता है, लॉ ऑफ सप्लाई आती है, वैसे अब आ गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के थ्रू, ठीक है। तो दिस लॉ इज द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये एक तरह से प्रोडक्शन का ही लॉ है और इसको अच्छा माना जाता है, ठीक है। द लॉ कैन बी स्टेटेड एज द फॉलो, मतलब इस लॉ ने क्या बताया मैं बताता हूँ। एज द क्वांटिटी ऑफ द ओनली वन फैक्टर, मतलब कोई इनपुट हो गया, एक ओनली एक वन फैक्टर ले लिया इनपुट को, इट इज इंक्रीज टू ए गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, मतलब क्या मान लिया कि अपन ने एक क्वांटिटी मान ली इनपुट की, उसको अपन इंक्रीज कर रहे हैं एक गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर से, ठीक है, बियॉन्ड ए पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से द मार्जिनल अब इन्होंने बोला द मार्जिनल एवरेज एंड टोटल आउटपुट इवेंचुअली डिक्लाइन, मतलब इन्होंने बोला कि जो अपना मार्जिनल है, एवरेज और टोटल आउटपुट है ना, वो इवेंचुअली डिक्लाइन होगा, मतलब डिक्रीज होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बहनम ने क्या बोला, उन्होंने बोला एज पर द प्रोपोर्शन ऑफ द वन फैक्टर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इज इंक्रीज्ड आफ्टर ए पॉइंट फर्स्ट द मार्जिनल एंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ दैट फैक्टर विल डिमिनिशिंग। अब इन्होंने बोला कि अपन ने दो फैक्टर लिए, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि अपन ने बोला कि ए वन फैक्टर इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, मतलब कोई बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे मैंने बता दिया कि टेक्नोलॉजी, लेबर वगैरह सब हो गया, तो इनमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, उसमें से अपन क्या करेंगे, एक फैक्टर को अगर इंक्रीज करेंगे ना, तो जो पहले तो क्या होगा अपना जो मार्जिनल और जो एवरेज प्रोडक्ट है, मैं तुम्हें थोड़ा आगे बताऊंगा कि मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में जो मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट है ना, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। डिमिनिशिंग मतलब डिक्रीज होना। फिर हो गया अजम्पशन ऑफ लो, मतलब इसमें अपन क्या क्या एजम्पशन करते हैं इस लो में, ठीक है। तो सम एजम्पशन हो गया इस लो का वेरिएबल प्रोपोर्शन में। तो देखो पहला क्या गया, ओनली वन वेरिएबल फैक्टर यूनिट इज टू बी वेरिड वाइल ऑल अदर फैक्टर शुड बी केप्ट कांस्टेंट, मतलब इसने बोला कि मतलब ओनली अपन एक ही वेरिएबल को वेरी करेंगे, बाकी जितने भी अपने वेरिएबल या फैक्टर्स हैं ना, वो कांस्टेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस, मतलब इन्होंने बोला कि जो अलग अलग अपन ने फैक्टर्स लिए ना किसी प्रोडक्ट की, तो वो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब एक तरह से होना चाहिए, ठीक है। और फिर वाला टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट, अपन जो प्रोडक्शन की टेक्निक है उसको कांस्टेंट करेंगे, मतलब अपन दूसरे वेरिएबल को डिफरेंट करेंगे, जैसे अपन बना रहे हैं उनको तो कांस्टेंट रखेंगे। उसके बाद बोले द लॉ विल होल्ड गुड ओनली फॉर ए शॉर्ट एंड गिवन पीरियड, मतलब ये जो लॉ है ना, वो ओनली अच्छा होता है एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, है ना। देयर आर पॉसिबिलिटीज फॉर वेरिंग द प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर इनपुट्स, ठीक है, ये अपना हो गया। अब इसको बोलते हैं इसको बोला इलुस्ट्रेशन। इलुस्ट्रेशन क्या है, देखो, ए हाइपोथेटिकली प्रोडक्शन शेड्यूल इज वर्कड आउट टू एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ द लॉ, गिवन टेबल शोन द हाइपोथेटिकल प्रोडक्शन शेड्यूल, मतलब अपन अब इसको बता रहे हैं कि कैसे कैसे अपन इसको अपना जो लॉ प्रोडक्शन है उसको अप्लाई करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन ने फिक्स फैक्टर मान लिया, ठीक है। फिक्स फैक्टर अपने पास क्या क्या होंगे, 1 एकड़ लैंड हो गया और अपनी कैपिटल हो गई 5 लाख की, ठीक है। उसके बाद अपन ने वेरिएबल फैक्टर मान लिया, क्या माना कि अपन ने लेबर मान लिया अपन वेरिएबल फैक्टर को। अब अपन ने बताया कि हाइपोथेटिकल प्रोडक्शन शेड्यूल में क्या मान लिया, सबसे पहले क्या हो गया, यूनिट्स ऑफ लेबर, है ना। वेरिएबल क्या था अपने पास, लेबर था, तो ये वेरिएबल लेबर है कि 0 लेबर होगा तब कितना काम होगा, 0 से 10 तक के लेबर का। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट आ गया, एवरेज प्रोडक्ट हो गया और मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया, कि मतलब अपन टोटल प्रोडक्ट कितना होगा, एवरेज प्रोडक्ट कितना होगा और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा। मैं आपको थोड़ा टाइम बाद पहले समझ लो इन तीनों का डेफिनेशन कि टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। तो पहले समझो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज़ द आउटपुट डिराइव्ड फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल एम्प्लॉयड बाय द प्रोड्यूस, इट इज आल्सो सम ऑफ द मार्जिनल आउटपुट। मतलब इसने बोला कि जो टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, तुम कितना वेरी करो, मतलब वेरी करने के बाद और फिक्स होने के बाद दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो गया ना, वो टोटल प्रोडक्ट आ गया। मतलब वेरी करने के बाद भी अपने पास कितना मिला और फिक्स थे तब भी कितना मिला, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग टोटल आउटपुट बाय द नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड। इसने क्या बोला कि एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, पहला तो क्या होगा, इसको अपन डिवाइड करेंगे आउटपुट बाय द नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर से, ठीक है। मतलब इसमें अपन टोटल आउटपुट करेंगे कि इतना आउटपुट मिल रहा है, वो अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स कितने हैं, ठीक है, वो। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, इट इज़ द आउटपुट डिराइव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए एडिशनल यूनिट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है कि अपन ने जो किसी भी फैक्टर में एडिशनल यूनिट लगाई है ना, उसको वेरी करवाने के लिए, मतलब उसको इंक्रीज करवाने के लिए, तो वो हो गया अपना मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब अपन ने इसमें क्या, इसलिए अपन ने बताया कि जो लेबर है उसको अपन इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो अपने क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट में क्या होगा कि एक लिमिट के बाद
वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पहले वो इंक्रीज होगा उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या होगा कि सबसे पहले वो कम है, फिर ज़्यादा हुआ ज़्यादा हुआ ज़्यादा हुआ, फिर वो भी डिक्रीज होगा, नेगेटिव में भी चल जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि अपन मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या अपन ने एडिशनल लगाया, तो जो थोड़ा ना कि अपन हमेशा इंक्रीज ही करे जा रहे हैं। तो देखो इन सब का ग्राफ बता दिया अपन ने कि लेवल ऑफ आउटपुट्स कि अपन ने कितना आउटपुट मिल रहा है अपन को टोटल, है ना। अब इसमें देखो पहला फर्स्ट स्टेज में क्या था, देखो तुम तीन स्टेज बताइए अपन ने। फर्स्ट स्टेज में क्या किया अपन ने कि इसको कट करने दो, टोटल प्रोडक्ट है ना, तो देखो टोटल प्रोडक्ट तो हमेशा बढ़ेगा। टोटल प्रोडक्ट मैंने बता दिया कि जो पहले फिक्स था जब कितना आ रहा है, अब प्लस जो वेरी करने के बाद कितना आ रहा है, तो टोटल प्रोडक्ट तो हमेशा बढ़ेगा। उसके बाद आता है अपना एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट पहले इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एवरेज पहले प्रोडक्ट पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, है ना। उसके बाद देखो थर्ड वाले में क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल पहले प्रोडक्ट क्या हुआ, पहले बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, फिर अपना आप वो डिक्रीज, फिर वो थोड़ा कम डिक्रीज हो रहा है, तो ठीक है। तो अब ये देखो, अब देखो बीच में क्या है, बीच में अपना मार्जिनल प्रोडक्ट, ये आ रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा कि ये डिक्रीज हो रहा है लेकिन एक लिमिट में ही डिक्रीज हो रहा है, मतलब सबसे कम क्या होगा अपना मार्जिनल प्रोडक्ट, उसके बाद आता है अपना एवरेज प्रोडक्ट, उसके बाद आता है अपना टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो समझ गए होंगे। उसके बाद स्टेज फ्लो में क्या आता है, जो अपना स्टेज फर्स्ट है मतलब इधर वाला है, तो इसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, क्योंकि तुम्हें पता है कि इस स्टेज में क्या हो रहा है, सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो इसे बोलते हैं अपन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। तो देखो इसमें क्या कहता है, द टोटल आउटपुट इंक्रीज एंड एट एन इंक्रीजिंग रेट अप टू द पॉइंट पी बिकम करस्पॉन्डिंग the 2 is the point of marginal product is rising and reach its highest point, ठीक है। after the p point marginal decline and such as the tp increase gradually, it is the figure point p does not corresponding to the maximum marginal product first. The stage first comes and the end of at the point where marginal curves cut at the ap when the ap is maximum at n। मतलब इन्होंने इनका बोलने का मतलब क्या है कि जो अपना p प्रोडक्ट है ना, वहाँ तक स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, अपना मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, और अपना जो एवरेज प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, ये लोग कम हो रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट के पहले क्या हो रहा है, ये तीनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो इस लोगों को क्या बोला हुआ अपन ने, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। यही समझाया। देखो सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या बोला, देखो इन केस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट इज इंक्रीज, मतलब अपन ने वेरिएबल प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी उसको इंक्रीज किया, उसके बाद क्या हो गया, जो फिक्स फैक्टर है और जो आउटपुट इंक्रीज हो गया लेस देन द प्रोपोर्शनल, ठीक है। इन दिस स्टेज द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट द डिमिनिशिंग, मतलब क्या जो टोटल प्रोडक्ट को क्या इंक्रीज हो रहा है ना। उसके बाद जो एवरेज और माइनस एवरेज प्रोडक्ट और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, बट दे आर पॉजिटिव। द सेकंड स्टेज कम्स टू एन एंड ऑफ द पॉइंट वेयर द टीपी इज द हाईएस्ट एट द पॉइंट ई, मतलब जो अपना टीपी है वो पॉइंट ई पे हाईएस्ट हो जाता है, उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड द मार्जिनल इज जीरो एट द पॉइंट बी, और जो मार्जिनल है मतलब देखो कि जैसे जैसे खत्म हो रहा है ना, ये वाला जो अपना सेकंड स्टेज है वहाँ पे मार्जिनल क्या हो रहा है, जीरो होता जा रहा है, और जो अपना टीपी हो गया ना वो हाईएस्ट हो गया टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट हाईएस्ट हो जाएगा और जो अपना मार्जिनल प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगा। सो इट इज़ नॉन एज द स्टेज ऑफ द डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब क्या, अपना जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ना वो बिल्कुल डिक्रीज हो गया, तो अपना क्या हो गया, एकदम से डिमिनिशिंग रिटर्न दे दिया, ठीक है। बिकम्स बोथ द एपी एंड मार्जिनल वेरिएबल फैक्टर कंटिन्यूसली फॉल ड्यूरिंग दिस स्टेज। और इसमें क्या हो गया कि इसको डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों बोला, क्योंकि इसमें क्या हो गया, जो अपना एवरेज प्रोडक्ट है और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया थर्ड लो, है ना, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। अब नेगेटिव रिटर्न क्यों बोलते हैं, देखो पहले मैं तुम्हें समझा दूँ। नेगेटिव रिटर्न बोलने का मतलब क्या है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ना इस स्टेज में और ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये जीरो से भी कम हो रहा है, क्योंकि जीरो से नीचे आ गया तो ये नेगेटिव में चला गया, इसलिए अब इसको बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न, ठीक है। तो इसमें देखो इन दिस केस द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट इज इंक्रीज, और इंक्रीज कर दिया अपन ने वेरिएबल इनपुट को इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, ठीक है। आउटपुट बिकम्स नेगेटिव, जो अपना आउटपुट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है ड्यूरिंग दिस स्टेज। इस स्टेज में क्या क्या कि अपना जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव में गया, तो क्या होगा, अपना जो टोटल प्रोडक्ट है ना वो भी स्टार्ट हो गया घटना, मतलब डिमिनिशिंग यानी कम होना स्टार्ट हो गया, और एपी है वह कंटिन्यूसली डिमिनिशिंग हो ही रहा है, एपी तो कम होता ही जा रहा है, और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ना इस बार क्या नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होने से क्या हो गया, अपना टोटल प्रोडक्ट भी कम हो गया। द नेगेटिव रिटर्न आर द रिजल्ट ऑफ एक्सक्लूसिव क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर टू ए कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, ठीक है। हियर आउटपुट डिक्रीज लाइन जनरली द थर्ड स्टेज इज द थियोरेटिकली पॉजिटिव possibility becomes a
प्रोड्यूसर वुड लाइक टू रीच दिस स्टेज। ठीक है, मतलब इस कहने का मतलब यही है कि देखो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, अपनी तीनों चीज़ें बढ़ रही है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, इसलिए अपन ने इस स्टेज को क्या बोल दिया, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, अपना टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है ना, मार्जिनल प्रोडक्ट और जो एवरेज प्रोडक्ट है वो घट रहा है। अब इस वाली स्टेज में क्या होगा, जो अपना टोटल प्रोडक्ट है ना वो तो अपनी उसकी हाईएस्ट स्टेज पे चला गया, मतलब हाईएस्ट जो पॉइंट होगा उस पर चला गया सेकंड स्टेज में, और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो जीरो पे आ गया ऑलमोस्ट। ये थोड़ा सा ग्राफ सही नहीं है, लेकिन इसका जो कहाँ कट कर रहा है ना वो जीरो पे कट करेगा, तो मतलब ऑलमोस्ट ये जीरो हो गया, इसलिए अपन उसको बोले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, है ना। अब थर्ड स्टेज को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ नेगेटिव। नेगेटिव क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, टोटल प्रोडक्ट भी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अपन ने और ज़्यादा वेरिएबल को इंक्रीज कर दिया फिक्स फैक्टर में। उसके बाद क्या गया, एवरेज प्रोडक्ट तो अपना डिक्रीज हो ही रहा है, और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इस बार नेगेटिव में चला जाता है। समझिए स्टेज थ्री, ये स्टेज थ्री हो गया। उसके बाद है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, इसमें क्या हो गया, देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न टू स्केल इज ए लॉन्ग रन फिनोमिना, मतलब लॉन्ग रन फिनोमिना अपन लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। इन केस वी स्टडी द चेंज इन द आउटपुट व्हेन द ऑल फैक्टर्स इनपुट आर चेंज और मेड अवेलेबल टू रिक्वायर्ड क्वांटिटी। इस फैक्टर में क्या होगा कि ये जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में क्या होगा कि ये लॉन्ग टर्म का फिनोमिना, इसमें अपन क्या करते हैं, जो सारी क्वांटिटीज होती है ना इनपुट को वो चेंज होती है ना, और जो अपन को अवेलेबल होती है रिक्वायर्ड क्वांटिटी की, इसमें इसलिए अपन इसको करते हैं। ठीक है, जो आउटपुट होगा ना वो सारी इनपुट क्वांटिटी की वजह से चेंज हो रहा है, इसलिए। अब देखो थ्री फेजेस ऑफ रिटर्न टू स्केल्स। रिटर्न टू स्केल्स के तीन फेजेस होते हैं। ठीक है, रिटर्न टू स्केल्स के तीन फेजेस होते हैं। इसमें देखो व्हेन द क्वांटिटी ऑफ इनपुट आर इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन, मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे अपन इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं ना तो एक सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है जो इनपुट की क्वांटिटी है। द स्केल ऑफ द आउटपुट ऑफ रिटर्न टू स्केल में भी, आउटपुट का अपन रिटर्न टू स्केल में भी बोलते हैं आइदर मोर देन इक्वल, या तो मोर देन इक्वल होगा, मोर देन इक्वल होगा ये। ठीक है, मतलब इक्वल से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इक्वल टू लेस देन इक्वल, और मतलब या तो इक्वल होगा या फिर लेस देन इक्वल होगा। व्हेन द स्केल ऑफ द आउटपुट इज इंक्रीज्ड, मतलब आउटपुट का स्केल इंक्रीज हो रहा है, वी मे गेट टू इंक्रीजिंग द रिटर्न, तो अपने को रिटर्न अच्छा मिलेगा, पैसा अच्छा मिलेगा, कांस्टेंट रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, अब इसमें तीन तरह से बता रहा है। गिवन द गिवन टेबल शोज द एग्जांपल ऑफ एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। इसको कैसे बताएंगे, तो देखो इसमें क्या क्या स्केल बता दिया इसमें, मतलब कि अपन ने सबसे पहले 1 एकड़ ज़मीन अपने पास और 3 लेबर है, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, अपनी ज़मीन को बढ़ा रहे हैं और अपने लेबर्स को बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, तो अपना टोटल प्रोडक्ट है वो तो इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि अगर मान लो ज़मीन अपने पास जगह भी बढ़ती जा रही है, उस पर काम करने वाले लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है अगर जब ज़मीन और लोग बढ़ते जाएंगे तो अपना क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता जाएगा। और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है एक टाइम तक तो इंक्रीज होगा, लेकिन अब मान लो अगर आप बढ़ाते जा रहे हो किसी चीज़ को, एक टाइम पे आके तो क्या होगा, आपको लॉस भी तो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये फिर एक टाइम के बाद तो डिक्रीज होने लग जाएगा। तो देखो इसमें भी क्या था, 3 स्टेज होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेज में क्या हो गया, इंक्रीज दे रहा है, सबसे पहले आप इंक्रीज कर रहे हो तो रिटर्न इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब आपने क्या किया, इनपुट आप बढ़ाते जा रहे हो, आपकी जो सप्लाई है वो भी होती जा रही है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है ना कि बहुत ज़्यादा आपने बढ़ा दिया, मान लो आप बढ़ा दिया तो जितना आप बढ़ा रहे हो उतनी आप जा रहा है, तो ठीक है स्टेज, तो इस स्टेज पे क्या होगा, ये कॉन्स्टेंट रिटर्न देने लग जाएगा कि आपने जितना बढ़ा रहे हो उतना ही आपको मिल रहा है। उसके बाद क्या अगर आपने और ज़्यादा बढ़ाया तो सप्लाई तो होगी ही नहीं, इतनी डिमांड ही नहीं है, आप तो बनाए जा रहे हो, तो क्या होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न आने लग जाएगा, आपके पास लॉसेज होने लग जाएगा। तो देखो ये तो मार्जिनल रिटर्न है, ठीक है, और ये हो गया मार्जिनल रिटर्न कर्व अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें बोल रहा हूँ, इसको देखो डायमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताया, देखो अबाउट द फिगर में क्या बोला है, डिपिक्ट्स द मार्जिनल रिटर्न कर्व्स इन द फिगर, इट इज़ क्लियर डेट द मार्जिनल रिटर्न कर्व स्लोप अप डाउन अपवार्ड फ्रॉम द A to B, मतलब A to से B में क्या हो गया, जो मार्जिनल कर्व है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, इंडिकेटिंग इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीज कर रहा है अपने को रिटर्न स्केल में। द कर्व इज हॉरिजॉन्टल फ्रॉम B to C इंडिकेटिंग द कांस्टेंट रिटर्न, मतलब ये देखो B और C में क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल मतलब कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट रिटर्न दे रहा है अपन को। ठीक है, उसके बाद बोले फ्रॉम C to D द स्लोप इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग द ऑपरेशनल डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। अब देखो ये कम हो रहा है, अब कम का मतलब मैंने बताया था डिक्रीजिंग रिटर्न देगा ये फिर डिमिनिशिंग रिटर्न देगा। ठीक है, तो अब डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीजिंग रिटर्न देगा अपन को। ठीक है, अब इसमें 3 बार देखो इंक्रीज रिटर्न टू स्केल में क्या होता है, इट इज़ द प्रोपोर्शनल चेंज इन द आउटपुट ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रेटर देन द प्रोपोर्शन चेंज इन द इनपुट ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो चेंज कर रहे हो ना इनपुट में, उससे आप आउटपुट में ज़्यादा चेंज आ रहा है ना, तो इंक्रीजिंग रिटर्न होगा। मतलब सोचो कि अगर तुमने इनपुट में छोटा चेंजेस किया लेकिन तुम्हें आउटपुट अच्छा मिल रहा है उससे, तो तुम्हारा प्रॉफिट हो गया ना, तो इंक्रीजिंग रिटर्न हो गया इसमें।
ठीक है, इस ग्राफ से थोड़ा समझ सकते हो कि जो क्वांटिटी ये बढ़ाते जा रहे हैं तो अपना जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छा मिलता जा रहा है, अपनी कैपिटल लग रही है, वहाँ से अपने लेबर लग रहे हैं और अपन को प्रॉफिट भी अच्छा मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि अपन देखो अपन ने क्या हुआ, देखो इधर कैपिटल बढ़ा रहे हैं, इधर लेबर बढ़ा रहे हैं, जिससे हमने क्या हो गया, क्वांटिटी बढ़ रही है तो प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है अपन को थोड़ा बहुत इंक्रीज करने पे ही। ठीक है, पहले 10 बढ़ा, 1K और 1 लेबर पे अपन को मिल रहा था 10 क्वांटिटी मिल रही थी। 2K कैपिटल है, 2 लेबर पे अपन को 25 मिलने लगी। 3K कैपिटल और 3 लेबर में अपन को मतलब 50 मिलने लगी, मतलब इंक्रीज हो रहा है तो अपन को रिटर्न अच्छा मिल रहा है थोड़ा चेंज करने पे। ठीक है, उसमें ये बताया रखा है कि अबाव फिगर में क्या हो गया कि 1K और 1 लेबर था तब अपन को इतना मिल गया, फिर 150% इंक्रीज हो गया, समझो, फिर अपने पास और इंक्रीज हो गया, ऐसा इसमें बता रखा है। ठीक है, मतलब जो अपना इंक्रीजिंग रेट है ना वो बढ़ रहा है, पहले 150% हुआ, फिर 200% इंक्रीज हो गया, ऐसा बता रखा है अपन को। ठीक है, वही कौन अब कांस्टेंट रिटर्न स्केल में क्या हो गया कि देखो, इज द प्रोपोर्शन सेट टू द ग्रेटर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल व्हेन द प्रोपोर्शन चेंज इन द इनपुट इज इक्वल टू द प्रोपोर्शन चेंज इन द आउटपुट। मतलब कहने का मतलब तुम समझ गए, कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, इनपुट में अगर 10 रुपये बढ़ा रहे हो तो आउटपुट में भी 10 रुपये बढ़ रहा है। इनपुट में अगर तुम्हें 10% बढ़ा रहे हो किसी चीज़ को तो आउटपुट में भी जो प्रोडक्शन मिल रहा है वो भी 10% मिल रहा है, तो वो क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। तुम जितना इनपुट में बढ़ाओगे तुम्हें आउटपुट भी वही मिल रहा है, तो ये कांस्टेंट हो गया एक तरह से। फॉर एग्जाम्पल से समझा रखा है, व्हेन द इनपुट आर डबल सो आउटपुट शुड बी डबल। अगर तुमने इनपुट डबल किया तो आउटपुट शुड डबल हो गया। तो देखो इस मतलब देखो, अगर आपने 1K कैपिटल था, उस पर 1 लेबर था तो आपको 10 मिल रहा है, फिर आपने 2K कैपिटल और 2 लेबर बढ़ाया तो आपको 20 मिल गया, डबल हो गया। तो उसका मतलब ये कि आप जितना इनपुट में चेंज कर रहे हो उतना आप आउटपुट में आपको चेंज मिल रहा है। फिर आपने 3K कर दिया तो 30 क्वांटिटी मिल गई 3 लेबर पे, तो जो रेट है इंक्रीजिंग का वो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, वही समझा रखा है कि 2+2 में कितना हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। ठीक है, फिर आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में क्या हो गया, देखो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल रेफर्स टू ए सिचुएस्टिक व्हेन द प्रोपोर्शन चेंज इन द आउटपुट इज लेस देन द प्रोपोर्शन चेंज इन द इनपुट। मतलब कहने का मतलब है कि डिमिनिशिंग कब होगा, अगर तुम इनपुट में अच्छा दे रहे हो, इनपुट में इंक्रीज अच्छा कर रहे हो, लेकिन तुम्हें आउटपुट वो नहीं मिल रहा, तो तुम क्या सोचोगे, मेरे को लॉस हो रहा है। तुमने अगर इनपुट में 50,000 लगा दिया लेकिन तुम्हें आउटपुट ओनली 25,000 का मिल रहा है, तो तुम ये सोचोगे ना कि यार मेरे को तो लॉस हो रहा है, समझो। फॉर एग्जाम्पल देखो, व्हेन द कैपिटल लेबर इज डबल बट द आउटपुट गेटर जनरेटर इज लेस देन द डबल। मतलब अगर तुमने इनपुट में कैपिटल लेबर को इंक्रीज कर दिया लेकिन तुम्हारा आउटपुट है वो डबल से कम आ रहा है। जैसे तुम देखो, तुम 1 के कैपिटल पर और 1 लेबर पे तुम्हारे को 10 क्वांटिटी मिल रही थी किसी चीज़ की, तुमने डबल कर दी क्वांटिटी को, मतलब तुमने जो लेबर की और कैपिटल की क्वांटिटी डबल कर दी, लेकिन जो तुम्हारा प्रोडक्ट की क्वांटिटी डबल नहीं हुई, मतलब तुम्हें लॉस हो गया। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग होता है। ठीक है, मैंने इसके बारे में ये समझा रखा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। अब अपन इसको अगली वीडियोज़ में करते हैं, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत भी वीडियो अच्छी लगी हो, तुम्हें लगा हो कि ये पेपर में से मैं पक्का बोल रहा हूँ कि इसमें ना 2-2 नंबर के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग पूछता है, लॉ ऑफ इंक्रीमेंट पूछता है, और जो ग्राफ मैंने बताया वो भी पूछता है। तो अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स को भी भेज दो ताकि वो लोग सब पढ़ के पास हो जाए जल्दी से। ठीक है, और इस यूट्यूब चैनल पे आपको ओनली R2 से रिलेटेड कंटेंट अच्छा मिल जाएगा ताकि आप अपने इजीली उसको पढ़ के उस कंटेंट को और आप पास हो सको। इसलिए अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।